12 महीने हैं। ठीक है, तो पहली राशि का नाम क्या है? मेष। मेष राशि, इसलिए उस महीने का नाम होगा मेष संक्रांति। मेष संक्रांति का मास पहला। उसके बाद दूसरी राशि का नाम क्या है? वृषभ। तो उस संक्रांति का नाम क्या होगा? वृषभ संक्रांति, वृषभ राशि का सौर मास। और तीसरी राशि का नाम क्या है? मिथुन। तो इस संक्रांति का नाम क्या होगा? मिथुन संक्रांति। और फिर चौथे नंबर पे कौन सी होगी? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति। पांचवी सिंह संक्रांति। और छठवीं कन्या संक्रांति। और सातवीं तुला संक्रांति। आठवीं वृश्चिक संक्रांति। वृश्चिक संक्रांति। और इसके बाद धनु संक्रांति, फिर मकर संक्रांति, फिर कुंभ संक्रांति, और आखिरी मीन संक्रांति। इसमें से अभी तक आप केवल एक संक्रांति से परिचित थे। उस संक्रांति का नाम क्या है? मकर संक्रांति। क्योंकि मकर संक्रांति को बड़े वैभवपूर्ण तरीके से हमारे पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का एक अपना अलग महत्व है, उसको हम जब व्याख्या करेंगे तब पता चलता है। लेकिन हर संक्रांति का महत्व है, प्रत्येक संक्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो 12 सौर मास, 12 संक्रांति मास से एक संवत बन जाता है, एक वर्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? एक संवत। पहले हमारे यहाँ संवत कहते थे, बाद में वर्ष कहने लगे, और अब अंग्रेजी में हम इसको सन कहने लगे, ईयर। तो वर्ष कहो, अब्द कहो, संवत कहो, ईयर कहो, सन कहो, कुछ भी कहो, टोटल ये है कि ये 360 डिग्री का एक सूर्य का चक्र है। सूर्य ने जब 360 डिग्री पार कर ली तो एक संवत की उत्पत्ति हुई, और उस संवत में 12 राशियों पर से सूर्य ने भ्रमण किया, इसलिए 12 मास बन गई। उन 12 मासों में प्रत्येक मास में चंद्रमा ने 12 राशियों में भ्रमण किया। और चंद्रमा जब भ्रमण कर रहा है तो एक महीने में 12 राशियों में भ्रमण, अर्थात चंद्रमा एक राशि को भ्रमण करने में 2.25 दिन लेता है। चंद्रमा एक राशि को भ्रमण करने में कितना समय लेता है? 2.25 दिन। 2.25 दिन, 2.25। 2.25 दिन में वो अपना एक राशि पार कर लेता है। तो 2.25 into 12 करेंगे तो आपका लगभग 28-29 आएगा। तो वो हमारा 29-30 दिन का सर्कल है। अब यहाँ पर जो 28.5 दिन और 29 दिन आ रहे हैं और एक दिन बच रहा है, यही एक दिन धीरे धीरे करके हमारा एक महीना बन जाएगा, जो कि अभी 10 दिन बाद आने वाला है, 8 दिन बाद। 8 दिन बाद कौन सा महीना आने वाला है? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। तो हर तीसरे साल के बाद जो एक एक हमारा पॉइंट बचता है चंद्रमा और सूर्य की गति के कारण, वो हमारा एक अधिक मास होता है। उसका कारण यही है क्योंकि चंद्रमा पूरे 30 दिन नहीं करता, चंद्रमा 27-28 दिन में पार कर लेता है। तो चंद्रमा की गति भिन्न है, सूर्य की गति भिन्न है। सूर्य और चंद्रमा की गति से सूर्य की गति में जो 12 डिग्री का अंतर आता है, एक तिथि बन जाती है। तो इस प्रकार से एक महीने में 12 राशियों पर जब वो घूमेगा 30 दिन तक, तो 30 तिथियां बन जाएगी। कितनी तिथि बन जाएगी? 30 तिथियों का एक महीना चांद्रमास हो जाता है। उस मास का नाम होता है चांद्रमास। कौन सा मास होता है? चंद्रमास। अभी जो हम बात कर रहे थे संक्रांति मास, वो कौन सा मास था? सौर मास। चंद्रमा प्रत्येक 12 डिग्री के बाद जब एक तिथि की उत्पत्ति कर रहा है, उस मास का नाम है चांद्रमास। और चंद्रमा जब भ्रमण करता है 12 डिग्री पर, उसी समय वो प्रत्येक दिन में एक नक्षत्र पर भी भ्रमण करता है। इस पर भ्रमण करता है एक नक्षत्र में। तो नक्षत्र कितने होते हैं?
27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र। ये 27 नक्षत्र कौन है, किसके संतान है? थोड़ा सा बेटा सीधा उसको लगा। 27 ये नक्षत्र कौन है? ये राजा चंद्रमा की पत्नियां हैं, चंद्रमा की पत्नियां हैं सब नक्षत्र। राजा दक्ष की, हाँ, दक्ष दक्ष की पुत्रियां हैं। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं। जी जी ठीक है। और जी। उन 27 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से कर दिया है। चंद्रमा से कर दिया था। हाँ जी, वो नाम नहीं आ रहा अब था मुझे। तो उनमें सबसे ज्यादा जो उसको प्रिय है वो कौन सी है? रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी। देखिए, सारे नक्षत्रों के नाम आपको स्त्री संज्ञक मिलेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वृक्षरा, आर्द्रा, पुरुषु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतविषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा, भाद्रपद, रेवती। पूरे 27 नक्षत्र जो हैं सब स्त्रीलिंग में। तो ये 27 कन्याओं के साथ नक्षत्र का ये पौराणिक कथा है कि चंद्रमा का विवाह हुआ और इसलिए प्रतिदिन चंद्रमा एक नक्षत्र से भ्रमण करता है। और जब चंद्रमा की 15वीं तिथि होती है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, तब वह जिस नक्षत्र में होता है वो उसके मास के नाम से जाना जाता है। तो अभी कौन सा मास चल रहा है? श्रावण मास शुरू हो गया। श्रावण मास चल रहा है। तो श्रावण मास को पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र आना चाहिए। अब अभी इस समय जो इस साल थोड़ा भेद आएगा क्योंकि अधिक मास आया है, तो 1-2 नक्षत्र आगे पीछे चलेगा। जब हमारे सामान्य वर्ष चलेंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर से आप देखना, तो आपको पूर्णिमा को वही नक्षत्र मिलेगा जिस नक्षत्र जो नाम मास का है। तो श्रवण नक्षत्र आपने पढ़ा कि नहीं? नक्षत्रों में है, तो श्रावण मास की को श्रवण नक्षत्र होगा। और उसके बाद कौन सा मास आएगा? भादो। भादो। भादो, इसको कहेंगे भाद्रपद। तो भाद्रपद नक्षत्र कौन से हैं? 2 नक्षत्र बताइए। पूर्व भाद्रपद। हाँ, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा। तो आपको भाद्रपद मास के पूर्णिमा को भाद्रपद नक्षत्र मिलेगा। और उसके बाद कौन सा नक्षत्र मास आएगा? क्वार। क्वार को हम आश्विन, जो श्राद्ध पक्ष का मास है, नवरात्रि का मास है। 15 दिन श्राद्ध पक्ष रहते हैं, 15 दिन नवरात्रि रहती है। उस मास का नाम है आश्विन मास। क्या नाम है? अश्विन मास। तो आश्विन किस नक्षत्र का नाम है? अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र। दिन आपको पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र मिलेगा। और उसके बाद कौन सा महीना आएगा? आश्विन के बाद, क्वार के बाद कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक मास में कौन सा नक्षत्र होना चाहिए पूर्णिमा को? नक्षत्र कृतिका। बिल्कुल ठीक। अश्विनी, भरणी, कृतिका, तीसरा नक्षत्र कृतिका आएगा। तो कृतिका नक्षत्र को पड़ने वाली पूर्णिमा का नाम कार्तिक मास पड़ गया। और उसके बाद कौन सा नक्षत्र महीना आएगा कार्तिक के बाद? इस हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष से मिलता जुलता नक्षत्र कौन सा मिला आपको? मृगशिरा। नक्षत्र मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर मिलेगा, इसलिए उसका नाम हुआ मार्गशीर्ष मास। और मार्गशीर्ष के बाद कौन सा महीना आता है? पौष मास आता है। अब भ्रंश बहुत हुआ है। देखिए, धीरे धीरे लोग पौष को पूष कहने लगे, लेकिन पूष नहीं, वो मास है और वो पुष्य नक्षत्र से पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र होता है, इसलिए उसका नाम पौष मास। और पौष मास के बाद कौन सा मास? माघ मास। बिल्कुल ठीक है, माघ मास। तो माघ मास को मिलता जुलता नक्षत्र कौन सा मिलता है आपको? ठीक है, मघा नक्षत्र।
तो माघ मास को मघा नक्षत्र होगा, इसीलिए उसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। यानी माघ मास। और माघ के मास के बाद कौन सा महीना आता है? माघ के बाद कौन सा? फाल्गुन। फागुन आता है। बिल्कुल, फाल्गुन आता है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा। और फाल्गुन के नक्षत्र कौन कौन से हैं, जरा बताइए। उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। और उत्तरा फाल्गुनी। तो पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इसीलिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा को फाल्गुन नक्षत्र होगा। कोई अब इसके बाद कौन सा महीना आएगा? चैत्र का। चैत्र। तो चैत्र मास की कौन सा नक्षत्र होना चाहिए? चित्रा नक्षत्र। चित्रा। चित्रा। चित्रा नक्षत्र होना चाहिए, इसलिए उस दिन चित्रा होगा। और चैत्र के बाद कौन सा आता है? वैशाख। वैशाख। तो वैशाख में कौन सा नक्षत्र होगा? विशाखा। 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 का नक्षत्र होगा। और वैशाख के बाद कौन सा मास आता है? जेठ। आषाढ़। नहीं, जेठ। तो जेठ। ज्येष्ठा। 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 बिल्कुल, विशाखा, ज्येष्ठा। और ज्येष्ठा के बाद, ज्येष्ठ मास के बाद कौन सा मास आता है? आषाढ़। आषाढ़। तो आषाढ़ कौन सा नक्षत्र होगा? पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़, इन दोनों में से कोई मिलता जुलता नक्षत्र मिलेगा। तो इस प्रकार से 12 चांद्र मास हो गए। तो 12 चांद्र मासों के नाम आपको लिखना है चैत्र से। प्रारंभ चैत्र से करना है, क्योंकि हमारा संवत कहाँ से प्रारंभ होता है? गुड़ी पड़वा से होता है। गुड़ी पड़वा। हाँ जी। शुक्ल पक्ष गुड़ी पड़वा से चालू होता है विक्रम संवत। इसलिए पहला मास आता है चैत्र मास। तो आप लिख लेना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 मास चांद्र मास होते हैं। और मेष संक्रांति से लेके मीन संक्रांति तक 12 संक्रांति सौर मास होते हैं। तो भेद समझ में आ गया? 12 सौर मास है, 12 चांद्र मास। अब चांद्र मास में 2 भेद है। जैसे जो एक चांद्र मास होता है उसमें एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा पक्ष कौन सा होना चाहिए? शुक्ल पक्ष। बिल्कुल। तो 12 जो एक महीना होगा उसमें 2 पक्ष होंगे। और पक्ष का मतलब क्या है? पक्ष शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है? पक्ष का मतलब है 15। 2 साइड होती है जी। 15 यानी 15 को विभाजित कर दिया। तो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन, और फिर प्रतिपदा से अमावस तक लेकर के 15 दिन। जो प्रतिपदा से अमावस का महीना पक्ष है वो पक्ष है कृष्ण पक्ष। कौन सा है? कृष्ण पक्ष। और जो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का पक्ष है वो है शुक्ल पक्ष। तो अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो अब अमावस आएगी कि पूर्णिमा? अमावस आएगी। अमावस आएगी, बिल्कुल ठीक। तो अभी अमावस आने वाली है, और वो अमावस सोमवार को पड़ेगी, इसलिए उसका नाम क्या होगा? सोमवती अमावस या पूर्णिमा जिस बार को पड़ती है उसके नाम से भी उसको जाना जाता है। विशेष करके अमावस को सोमवार को पड़े तो सोमवती, और शनिवार को पड़े तो शनिश्चर रूप में आपने सुना होगा। तो कहते हैं इसमें बहुत दान पुण्य करो तो आपको फायदा होगा। तो सोमवती शनिश्चरी अमावस पूर्णिमा होती है। अब हम गए 15 पक्ष, 15 मतलब 15 दिन के 2 पक्ष विभाजित किए। इसके बाद 15 पक्षों में 15 तिथियों की गणना प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। और फिर प्रतिपदा से लेके ऐसे प्रतिपदा, द्वितीया लिख करके अमावस। तो आपको ये याद हो जानी चाहिए इस क्रम में।
मैं ये नहीं सुनूंगा कि पड़वा, दौज, तीज, चौथ, पंचमी, पांचें, छठे, सब सातें, आठें। हमें वो वाली अपभ्रंश वाली भाषा नहीं लगानी है। ये भाषा अपभ्रंश में आई है। कहा आज तो चौथ है, आज तो सातें हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन हमको कहना है आज सप्तमी तिथि है, आज ग्यास है, ग्यास नहीं है, आज एकादशी है। आप सुनते हैं लोग ऐसा कहते हैं, आज ग्यास है? हाँ हाँ, होता है। घर पे ही बोलते हैं, 11 ही बोलते हैं। एकादशी, द्वादशी, क्योंकि हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं और हमें वहां पर लिखित के साथ काम करना। तो बोलने वाली भाषा अलग होती है और लिखने वाली भाषा अलग होती है, ये बात सब जानते हैं। घर में आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ लिखित में बात करते हैं तो वहां पर आपको शब्दों का प्रयोग बड़े सोच समझ के चयन करके लिखना है। तो जो साहित्यिक शब्द हैं उनका प्रयोग। तो आपको प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा और अमावस तक तिथियां लिख लेना, 12 सौर मास लिख लेना, 12 चांद्रमास लिख लेना, 2 पक्ष लिख लेना। तो ये आपका एक संवत हुआ। और संवत में मास, मास में पक्ष, पक्ष में तिथि। लेकिन अब जो संवत है, एक जो संवत है, इसको विभाजित किया गया 2 भागों में। जैसे एक महीने को विभाजित किया गया, एक महीना 2 भागों में विभाजित किया गया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऐसे ही संवत को विभाजित किया गया उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिण। उत्तर अयन, जब सूर्य उत्तर की ओर अयन करे, अयन का मतलब होता है चले, तब होता है उत्तरायण। और जब सूर्य दक्षिण की ओर अयन करे, यानी दक्षिण की ओर चले, तो होता है दक्षिणायन। और जब कोई नार की ओर चले, नार मतलब पानी, नार में अयन करे, तो वो होता है नारायण। नारायण, भगवान नारायण पानी में अयन कर रहे हैं, तब उनका नाम हो गया नारायण। और जो राम के पथ पर चले, राम के मार्ग पर चले, और राम की जिसमें वृतांत किया गया हो, कहा गया हो, उसका नाम होता है रामायण। राम का अयन। जब राम अपने आदर्शों पर चले तो वो बन गई रामायण। और जल में भगवान ने अयन किया, वो हो गया नारायण। और सूर्य ने जब दक्षिण में गमन किया तो वो हो गया दक्षिणायन। और सूर्य ने जब उत्तर में अयन किया तो वो हो गया उत्तरायण। तो वर्ष को 2 भागों में विभाजित कर दिया, उत्तरायण और दक्षिण। तो उत्तर अयन कब होंगे और दक्षिण अयन कब होंगे, इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल कुछ सिद्धांत होंगे। जब आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी उसमें बताया जाएगा। क्योंकि एक प्राचीन सिद्धांत है और एक वर्तमान सिद्धांत है। हमारे यहाँ पर सायन और निरयन 2 पद्धति से हम ज्योतिष को समझते हैं। एक जो हमारे ऋषि मुनियों ने फिक्स किया था, फिक्स जॉडिक, और एक अनफिक्स जॉडिक, मतलब चल और अचल भचक्र की बात आएगी। तो जब अचल भचक्र यानी स्थिर भचक्र की बात आएगी तो बात ये आएगी कि कर्क राशि में जब सूर्य आते हैं तब दक्षिणायन होता है, और मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो उत्तरायण होता है। लेकिन जब चल भचक्र की बात आएगी तो पता चलेगा 22 जून को हमारे यहाँ दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है और 22 दिसंबर को उत्तरायण प्रारंभ। तो ये थोड़ा सा अयन का भेद है, ये आपके सामने धीरे धीरे बाद में आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, अयन, संवत, अयन। अब संवत में जो अयन हुए उस अयन को 3 भागों में बांट दिया। एक अयन में कितनी राशि हो गई? अगर एक संवत में 12 राशि हैं तो एक अयन में कितनी राशि हो गई? 6 हो गई। 6 हो गई। अब हमारे ऋतुएं कितनी होती है? 12 ऋतुएं होती है। अच्छा, ये नाम बताइए। ऋतुएं 6 होती है ना? 6 होती है, बिल्कुल 6 ऋतुएं होती है। तो 3 ऋतुएं दक्षिणायन में होती है और 3 ऋतुएं उत्तरायण में। से ऋतुओं को इसमें बांट दिया। तो एक ऋतु कितने महीने की होगी? 2 महीने। यानी संवत महीने का
अयन 6 महीने का, ऋतु 2 महीने की और संक्रांति सौर मास 1 महीने का, पक्ष 15 दिन का और तिथि 24 घंटे की होगी। तो ये तो संवत्सर की बात थी। और इसके साथ पंचांग की बात में, पंचांग किसे कहते हैं? तो तिथि, नक्षत्र, योग, करण और बार। क्या बोले? तिथि, नक्षत्र, योग, करण, बार। नहीं, योग करण, बार, इन सब से मिलकर के पंचांग बनता है। पंचांग हमारा ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग। आप पहले आपने राशि, भाव, नक्षत्र आदि पढ़ेंगे, तो दूसरे नंबर पर आप पंचांग को याद करेंगे। तो आज मैं जब क्लास के बाद पंचांग की चीजें नीचे भेज दूंगा, अगले हफ्ते तक आप उसे याद कर लें। अब ज्योतिष में हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट है। पहला है सामान्य ज्योतिष, दूसरा है खगोल ज्योतिष, तीसरा है गणित ज्योतिष और चौथा है फलित ज्योतिष। तो हमारा जो सामान्य ज्योतिष है वो कितना सामान्य है, उसको हम कैसे पढ़ें और उसे कैसे समझें, उसके बारे में हम जानेंगे आज। उसका इंट्रोडक्शन सामान्य ज्योतिष का। आरती शर्मा जो फैकल्टी है वो आपको उसके बारे में कुछ अवगत कराएंगी, सामान्य ज्योतिष। तो आरती शर्मा है कि क्लास में? सामान्य ज्योतिष के बारे में बताएं। नहीं। और देवयानी जी हैं? किशोर सर हैं? चलिए, हमारी सभी फैकल्टी शायद इस समय व्यस्त हैं। किशोर सर, गणित ज्योतिष के बारे में देखिए, सामान्य ज्योतिष, खगोल ज्योतिष, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। तो ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है गणितेषु प्रवीणो यः शब्द शास्त्री कृता श्रम। तो गणित आपका सबसे अनिवार्य अंग है। इस विषय में किशोर सर आपको प्रकाश डालेंगे। किशोर चतुर्वेदी जी हमारे आईकास चैप्टर ग्वालियर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और पूरा ये आपका हमारा ग्वालियर चैप्टर संभालते हैं। मेरे बाद पूरा काम इन्हीं का है और मुझसे ज्यादा यही संभालेंगे। आपका बीच बीच में जब फार्म वगैरह जाएगा, परीक्षा फार्म जाएगा, कुछ भी अटकेगा, तो आपको इनके साथ ही संवाद करना पड़ेगा। इसलिए आप इनको पहचान लीजिए इनकी चेहरे आदि से, और नंबर आपको मिल जाएगा इनका। तो किशोर सर, आप सभी स्टूडेंट अपनी परीक्षा सत्र प्रारंभ करके गणित के बारे में इनको प्रकाश डालें। जय गणपति। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गणपति जी की सर, आवाज आ रही है? वो शायद से कॉल पे हैं सर, आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट सर, रुकिए, आपकी सर आवाज व्यवस्था आनी कर। 2 मिनट रुकिए, सर व्यवस्था कर रहे हैं, अभी आती है। किशोर सर, कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां से? कोई बात नहीं, थोड़ा व्यस्तता होगी इनको और कुछ कारण होगा। आरती शर्मा है? नहीं है। असल में क्या है, ये सभी लोग अभी शिव पुराण पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां से इसी कारण से व्यस्त होंगे। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, और वह है फलित ज्योतिष। तो हम फलित ज्योतिष के बारे में बात करें। गुरुजी, एक प्रश्न है मेरे पास। सामान्य ज्योतिष के बाद खगोल ज्योतिष, और खगोल ज्योतिष के बाद गणित, और गणित के बाद फलित। तो मैं डायरेक्ट फलित पर बात करता हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आपकी? अब आइए। आ गई सर, आ गई। आपका चेहरा, शकल नहीं आ रही अब? शकल नहीं आ रही सर, आ चेहरा भी आ रहा है सर, दिख रहा है। आ रही है, आवाज भी आ रही है, फेस भी आ रहा है।
बहुत नहीं बढ़िया, अब बहुत नहीं आ रहा बढ़िया। सर, हिसाब आ रहा है। करेक्ट करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक। जयगणपति की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। आवाज जी गुरुजी आ रुक रही रुक हाँ, के आ रही है सर। चलिए चलिए ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं उस समय बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। जैसा कि अभी गुरुजी ने मेरा परिचय दिया, मैं यहाँ आईकास में वाइस चैप्टर चेयरमैन हूँ और पिछले लगभग 10 साल से यहाँ पर प्रवीण और विशारद की कक्षाएं ले रहा हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर प्रवीण 2 को और विशारद वालों को पढ़ाता हूँ। आप लोगों को जब आप P2 में आएंगे तब मैं आपको ताजे वर्षफल पढ़ाऊंगा। जैसा भी गुरुजी ने बताया कि आपका एक सब्जेक्ट है गणित ज्योतिष। सर जी क्लास अभी P2 की हो रही है कि P1 की हो रही है? ये क्लास जो है कंबाइंड हो रही है, सभी नए लोग पुराने लोग सब जुड़े हुए हैं और इनको अभी हम आईकास के बारे में क्या कोर्स है, क्या पढ़ना है, ये बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, जी सर जी सर। तो जैसा कि आपको अभी बताया कि आपके जो 2 पेपर हैं उनमें से जो 4 पार्ट हैं, उस पार्ट में एक है आपका गणित शास्त्र, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष जो कि पूरा एक कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है, एक साइंस है और ये बिना गणित के नहीं हो सकता। आज तो मॉडर्न साइंस में आप गणित जरूर पढ़ते हैं, 10th तक सभी लोग गणित पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी लाइनें लेते हैं, कोई साइंस में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में गणित शुरू से रहा है, वैदिक काल से ही गणित रहा है और बिना गणित के एस्ट्रोलॉजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं जानेंगे तब तक आप फलित नहीं कर सकते। जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसका फलित अच्छा है, क्योंकि आप रटकर या याद करके कोई फलित नहीं बता सकते किसी को। आपको फलित बताने के लिए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन से मेरा मतलब है कि जो ग्रहों की चाल है, जो ग्रहों की गति है, वो किस प्रकार निकाली जाती है। जब सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिष में कुंडली की। कुंडली जैसा आप जानते हैं, आपने कुंडली के बारे में इतना तो जानते ही होंगे कि कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं और इन 12 खंड जब आप पढ़ेंगे तो पहले तो आपको बिल्कुल खाली दिखते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंक होते हैं। वो अंक कैसे आते हैं? पहले वाले में किसी के में 1 आता है, किसी के में 2 आता है, किसी के में 3 आता है, तो वो कोई मन से नहीं कर दिए, उसको निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन है। और उन 12 खानों में जो ग्रह बैठते हैं, हमारे जो 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह किस वाले खाने में कौन सा आएगा, उसको निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये सारी कैलकुलेशन के लिए हमको गणित की सहायता लेनी पड़ती है, गणित शास्त्र की, एस्ट्रोलॉजी में मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की। तो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी वैसे तो कुछ कठिन नहीं है, आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक अगर गणित आता होगा, प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लाई, बस डिवाइड, ये तो आप कर सकते हैं इसमें। और हम लोग जो अपनी ट्रिक से और जो हमारे तरीके हैं उनसे और आसान बना देंगे। तो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जब मैंने कुंडली की बात बताई तो कुंडली किसकी होती है? कुंडली होती है किसी जातक की। जातक कौन होता है? जातक वो होता है जिसने जन्म लिया। तो जिस जन्म लेने वाले जातक की कुंडली जब हम बनाते हैं तो जिस समय उसने जन्म लिया है उस वक्त भूमंडल में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, वो हम गणित के द्वारा कैलकुलेशन करके कुंडली बनाते हैं। तो उसमें आपको जो पद्धति है जिसके द्वारा सबसे पहले लग्न निकालना, जैसे लग्न की बात आती है, मैं लग्न शब्द बोल रहा हूँ, आपने लग्न सुना होगा। लग्न क्या होता है? जो हमारे 12 खाने जब आप कुंडली के देखेंगे तो उसमें जो पहला वाला खाना होता है उसको हम लग्न बोलते हैं। और लग्नीय शरीर है, जब हम इस कुंडली को शरीर पर अप्लाई करते हैं तो शरीर को ही एक तरह से लग्न माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। और लग्न क्या होती है? प्रतिदिन जब सुबह सूर्योदय होता है और जब क्षितिज पर वह उदित होता है, उस समय सूर्योदय के समय, जैसे जब हम एक निश्चित टाइम मानते हैं, जब आप गणित में सीखेंगे प्रातः 5:30 बजे का,
तो उस समय पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वो लग्न कहलाती है। तो वो लग्न जो है आपकी कुंडली में पहले खाने में आएगी। और वो कैसे आएगी उसकी प्रोसेस है। लग्न हम कैसे निकालेंगे, आपको घंटे मिनट के द्वारा, आपको पल विपल के द्वारा, कितने घंटे कितने मिनट होते हैं, कितने पल विपल होते हैं, अक्षांश रेखांश क्या होते हैं, किसके द्वारा हम ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस है T1 T2 T3 T4। इस 4 प्रोसेस के द्वारा हम लग्न निकालेंगे। लग्न निकालना, लग्न की शुद्धि करना। अब शुद्धि करना क्या है, करेक्शन। देखिए कई बार आपके दिमाग में भी आया होगा और आपसे कुछ लोगों ने इस बात को पूछा भी होगा कि एक ही समय पर जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्यफल एक सा क्यों नहीं होता। शायद ज्योतिष का माहौल उड़ाने वाले हमेशा ये कहते सुने गए हैं कि अरे ये तो सब बेकार की बातें हैं, एक समय में तो एक सेकंड में हजारों बच्चे जन्म लेते हैं और सब एक से होना चाहिए। आपको भी लगता होगा शायद जब आप ज्योतिष में नई चीजों को सीखने आए हैं, दिमाग में ये बात आती होगी कि हाँ 10:10 पर अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो सबका एक सा होना चाहिए, फिर तो सबकी कुंडली समान होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई काला, कोई गोरा, किसी का व्यवहार क्रूर होता है, कोई सौम्य होता है, इतना अंतर क्यों आ गया, हमें तो एक सा है। तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है हमारे गणित की कैलकुलेशन के कारण। यही आपको सीखना है। क्यों, क्योंकि उस वक्त पर जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर शहर उसका अलग है, स्थान उसका अलग है, तो जो उस समय का अक्षांश और रेखांश है, जो उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, उसमें अंतर आ जाता है, कोणीय अंतर आ जाता है। और जरा सा कोणीय अंतर आने के कारण समय भले ही एक है, लेकिन स्थान परिवर्तित होने के कारण उनकी कुंडली डिफरेंट हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, ये चीज आपको सीखना है। सबसे पहले आपको यही सिखाया जाएगा, गणित में आपको यही सिखाया जाएगा कि कुंडली कैसे बनती है। आज के समय में तो आप जानते हैं ये सारी चीजें सिंगल ट्रिप पर हैं। आप मोबाइल पे दबाइए, आपकी कुंडली आ जाती है। आप मोबाइल पे दबाइए, आप लैपटॉप पे दबाइए, आपकी कुंडली आ जाती है। फ्री में सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लीजिए, पता पड़ जाता है। लेकिन हम ये सिखाएंगे कि आपकी कुंडली बनती कैसे है, ये चौबड़ा आया कैसे बना, ये इसमें 1 नंबर कैसे आया, इसमें ग्रह ये कैसे आए, तो ये आपको सिखाया जाएगा ये कैसे बनी। तो इसकी पूरी प्रोसेस है, गणित शास्त्र में ही आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। कुंडली बनाना और फिर इसके बाद दशाएं निकालना, क्योंकि जिस समय जन्म होता है उस समय किसी न किसी की जो दशा चल रही है, वो दशा उसके जीवन काल में कब तक चलेगी, किसकी दशा चलेगी, किस ग्रह की दशा चलेगी। तो जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसकी जन्म के समय कौन सी दशा आई, तो उस दशा के बारे में निकालना भी हम गणित में सीखेंगे। दशा पर पता पड़ेगी हमको इसकी दशा कैसे प्रारंभ हुई और कब तक चलेगी, वो प्रोसेस भी हम गणित शास्त्र में सीखेंगे। इसके अलावा वर्ग होते हैं, कुंडली केवल एक वर्ग ही नहीं है। इस पहली वाली कुंडली को हम D1 बोलते हैं। कृपया जरा अनम्यूट कर लें आप सभी लोग अपने को, म्यूट कर लें, सॉरी आवाज आ रही है। हाँ, तो जो पहला पार्ट होता है, जो लग्न कुंडली होती है, जो ये पहली कुंडली होती है जिसको हम D1 बोलते हैं, इसके और भी पार्ट हैं। तो कितने पार्ट हैं, कितने आपके कोर्स में हैं, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D9 है, D10 है। तो हर कुंडली का एक एक पार्ट, मतलब उसका पार्ट का मतलब क्या है, उस चीज का और प्योरिफिकेशन, जो आप 12 भाव पढ़ रहे हैं उनका और ज्यादा सूक्ष्म विश्लेषण। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं कुंडली में किसी की संतान के बारे में देख रहा हूँ, तो संतान के लिए मैं जिस भाव को देखूंगा उसके अलावा उसका जो वर्ग है अलग से संतान वाला D7, मैं उसको भी देखूंगा। मैं अगर किसी को कुंडली को केवल उसकी कुंडली D1 देखता हूँ और उसके बारे में और जानना चाहता हूँ, उसके ग्रह के बारे में और ज्यादा प्यूरिफिकेशन देखना चाहता हूँ, तो मैं उसका D9 देखूंगा, नवांश देखूंगा। तो इस प्रकार 64 प्रकार के वर्ग हैं। आपके कोर्स में भी कम है, लेकिन जितने भी हैं वो आपको सिखाए जाएंगे
कि ये बनते कैसे हैं, D1 के बाद D9 कैसे बनता है, D10 कैसे बनता है। तो इस बनाने की प्रोसेस कैसे आएगी, आपको गणित ज्योतिष से आएगी, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी से आएगी। तो ये गणित ज्योतिष में जितने भी चीजें हैं, सबसे पहले आपको घंटे मिनट बताना कि इसमें घंटे मिनट कैसे होते हैं, पल विपल कैसे होते हैं, दोनों में क्या दोनों में निकालने का क्या अंतर है, दोनों में क्या समानता है। फिर उसके बाद कुंडली बनाना, कुंडली कैसे बनाएंगे हम, LMT लोकल मीन टाइम कैसे निकालते हैं, लोकल मीन टाइम का करेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें जो कुंडली बनाना आप सीख लेंगे। उसके बाद फिर वर्ग बनाना सीखेंगे, दशाएं निकालना सीखेंगे। तो जब तक आप गणित ज्योतिष को अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे तब तक आपके जितने और सब्जेक्ट हैं, क्योंकि जो 4 पेपर हैं उनमें से एक फलिकता है, बाकी एक आपका सामान्य है जैसा गुरुजी ने बताया, और एक आपका खगोल विज्ञान है। क्योंकि जब हम ज्योतिष को पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष केवल हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पर है, कहीं ना कहीं ग्रह कहाँ पर हैं, नक्षत्र कहाँ पर हैं, तो ये खगोली घटना है। इस खगोली घटना के बारे में भी जानना हमको आवश्यक है। जो एक पेपर है आपका खगोली घटना में आपको नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में और उल्का पिंडों के बारे में सारा बताया जाएगा। तो बिल्कुल बेझिझक होके और टेंशन मुक्त होकर बढ़िया तरह से यहाँ पढ़ाई कीजिए। आपको टेक्निकल रूप में, साइंस के रूप में हर चीज बताई जाएगी। ठीक है, जय गणपति। जय गणपति, जय गणपति। तो आपने जाना कि गणित आपके लिए कितना जरूरी है। जनरल एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको अध्याय 3 में 3 या 4 है, उसमें लिखा है ज्योतिषी कैसा होना चाहिए। तो वहां पर एक श्लोक आता है, गणितेषु प्रवीणो यः शब्द शास्त्री तथा सर्वः न्यायविदः उवापो पटु। तो वहां पर एक ये बात आई कि गणितेषु प्रवीण, जो गणित में प्रवीण हो वही ज्योतिषी अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको गणित में प्रवीण होगा। इसके साथ एक और है, वो है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी कठिन लगेगा लेकिन कठिन है नहीं, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, अर्थात आप अपनी 5th 6th 7th 8th 9th 10th की क्लास को याद करो, उसमें आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। तो एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी का पार्ट है। उसमें आपको प्लेनेट्स के बारे में बताया गया है, पूरे भूगोल के बारे में बताया गया है, पूरे खगोल के बारे में बताया गया है, सूर्य कैसा है, चंद्रमा कैसा है, मंगल आदि के बारे में बहुत सारी बातें हमें एस्ट्रोनॉमी से पता चलता है। तो हम, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से पढ़ना है, इसीलिए इसका एक सब्जेक्ट हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और एस्ट्रोनॉमी को लेकर के किसी को मन में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो आपको सैद्धांतिक ज्योतिष को बताने के लिए बता रहा है कि ज्योतिष एक सिद्धांत है, ज्योतिष एक मन गणंत वार्ता नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसका आपको सिंबॉलिक देखने को मिलेगा। अगर आपसे कह दिया गया है कि प्रातः काल सूर्योदय के समय इतने बजे शुक्र तारा दिख रहा है, तो आपको दिखेगा, इसको हम भोर का तारा कहते हैं। शाम को सूर्यास्त पर दिखेगा, वो सांझ का तारा कहते हैं। कब कौन सा ग्रह कहाँ दिखेगा, अर्धरात्रि में निशा 2 बजे के समय मंगल दिख जाएगा। कौन से ग्रह कब दिखते हैं, टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं, कई बार हम खुली आंखों से वैसे भी देख सकते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल सिद्धांतों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कब कितने बज के कितने मिनट पर ये देखा जा सकता है। देखिए, हमारा अंग्रेजी साइंस आज आया, मौसम विभाग आज बने, बहुत सारी चीजें आज बनी, लेकिन हमारी पंचांगीय गणना वर्षों दशकों पूर्व बन गई। इसी मुनियों ने प्रारंभ में ही सूर्य सिद्धांत बना करके उनकी गणनाओं के सिद्धांतों को बता दिया कि सूर्य ग्रहण इस तारीख को इतने बजे होगा, इस समय इसका स्पर्श, इस समय इसका मोक्ष, इस समय इसका पर्व पूरा, और इस जगह पर दिखेगा, इतना दिखेगा। उसी गणितीय प्रक्रिया इतनी ज्यादा दिखा दी। चंद्र ग्रहण के बारे में बता दिया गया है, कब पड़ता है आप लोगों को मालूम है,
चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमा को या अमावस को? कब पड़ता है चंद्र ग्रहण? अमावस को पड़ता है कि नहीं? पूर्णिमा को। पूर्णिमा को, वेरी गुड। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है और सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण अमावस को। ये मैं बचपन में जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तब हम सूर्य ग्रहण पर निबंध, चंद्र पर निबंध, दीपावली पर निबंध, रक्षाबंधन पर निबंध, गाय पर निबंध, और आजकल किस पर निबंध लिखा जाता है? पति पर निबंध। अभी एक व्हाट्सएप पे लिखा था, पति पर निबंध लिखिए। किस किसने लिखा? नहीं लिखा। जो मैरिड होंगे वही तो लिख पाएंगे। मिंटी जी आपकी शादी हाँ सर, हो गई है। पति पर निबंध, पत्नी पर निबंध, नए नए निबंध चालू हो गए। मेरी क्लास में मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ये बात मैं सोचता हूँ। ये बीच की बात बीच में भी आती रहती है, मजाक के लिए, विनोद के लिए। खैर, तो वहां से हम ये चीजें बचपन से जानते आए हैं। ऋतुओं का सिद्धांत को भी हम बचपन से जानते आए हैं कि इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, अब शरद चल रही है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी बताती है ये ऋतुएं कैसे उत्पन्न होती हैं। और एस्ट्रोनॉमी ये बताती है ग्रह कितने हैं। तो बताएं नए छात्रों में से ग्रह कितने हैं? सर 9 ग्रह 9 है। 9 ग्रह हैं। और कोई बताएगा 9 ग्रह हैं या 7 ग्रह हैं या 5 ग्रह? सर ग्रह 7 हैं, 2 छाया गुरुजी ग्रह हैं, राहु केतु। 5 छाया ग्रह ग्रह हैं, और 2 छाया ग्रह हैं। 5 अभी ग्रह, कोई 2 तारे हैं। 5, बिल्कुल ठीक है। जो सीनियर होंगे वो जानते होंगे कि ग्रह 5 हैं। ग्रह ओनली 5 है। तारा ग्रह। पंच तारा ग्रह, बिल्कुल। तो सूर्य ग्रह नहीं है। क्या सूर्य ग्रह है? नहीं, तारा है। सूर्य ग्रह क्यों नहीं है? सीनियर लोग बताएं, सूर्य ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो किसी का मतलब परिक्रमा नहीं करता, उसकी सब परिक्रमा करते हैं और वो ही सभी को मतलब रोशनी दे रहा है। ओके, और कोई बताएगा सूर्य ग्रह क्यों नहीं है? और अगर सूर्य ग्रह नहीं है तो सूर्य क्या है ये बताइए। कौन बताएगा? तारा है। सूर्य तारा है ग्रह गुरु। नहीं है सर, सूर्य तारा है क्योंकि वो सूर्य खुद अपनी प्रकाशित होता रोशनी है। है। उनका उसके प्रकाश पास है। अपनी रोशनी है और उसकी अपनी रोशनी खुद से की सब रोशनी है। ग्रह चमकते हैं। वो गैस का गोला है एक्चुअली में। बिल्कुल। तो कहेंगे सूर्य एक तारा है। और तारे किसे कहते हैं? अब बात ये आ जाएगी, तारे किसे कहते हैं? जिसकी अपनी रोशनी होती है। वेरी गुड। जो स्वतः प्रकाशमान होते हैं वो तारे होते हैं। शुक्रती जी ने बिल्कुल सही कहा, जिनकी अपनी रोशनी होती है वो तारे होते हैं। और सूर्य के अंदर अपना स्वयं का प्रकाश है, इसलिए सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है। तो ग्रह कौन से होते हैं? जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता, और जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता तो वो गतिमान भी नहीं हो पाते, वो चल भी नहीं पाते। क्योंकि आपकी गाड़ी काहे से चलेगी? ऊर्जा से। और आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आप कैसे चलोगे? तो आप अब इन सबको ऊर्जा कौन दे रहा है? सभी को ऊर्जा कौन दे रहा है? सूर्य सभी दे रहा ग्रहों है। को ऊर्जा दे रहे हैं सूर्य। सूर्य की ऊर्जा से सभी ग्रह चल रहे हैं। तो क्या चंद्रमा ग्रह है? उपग्रह है वो नहीं, तो। चंद्रमा उपग्रह है। क्या चंद्रमा ग्रह है? ग्रह है? नहीं, नहीं। चंद्रमा ग्रह नहीं है। तो चंद्रमा ग्रह नहीं है तो क्या है? उपग्रह है। उपग्रह। चंद्रमा उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? गुरुजी जय गणपति की आज जो ग्रह जय जो गणपति ग्रहों मैंने के चारों तरफ चक्कर लगा गुरुजी प्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बोलता हूँ। मैं जरा से ये समाप्त करके आपको देता हूँ। तो बताइए, चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह है। तो एक लास्ट आंसर बताइए, ग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह किसे कहते हैं?
जो किसी ग्रह से टूट के अलग अलग हुआ है, जो किसी ग्रह से टूट के अलग हुआ है। नहीं, किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाली सेलेस्टियल बॉडी को उपग्रह कहते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आपका कि जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है वो उपग्रह होता है। तो चंद्रमा किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी की। तो इस पृथ्वी ग्रह है क्या? पृथ्वी ग्रह है? हाँ जी, पृथ्वी ग्रह यस है। यस, पृथ्वी पृथ्वी एक ग्रह है। लेकिन हम पृथ्वी को ग्रह मानते हैं क्या? नहीं मानते। हम कहते हैं सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, और राहु केतु। हम सूर्य पृथ्वी को ग्रह नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी से सूर्य को देख रहे हैं। हम कौन है? हम भू केंद्रित हैं। हम क्या हैं? भू केंद्रित। को केंद्र मान करके देख रहे हैं। लेकिन जब हम सूर्य के केंद्र से देखेंगे, जब सूर्य केंद्रित होकर के देखेंगे तो हमें पता चलेगा मंगल भी एक ग्रह है। जब सूर्य, क्योंकि सूर्य अपनी जगह स्थिर है, सूर्य अपनी ही जगह पर घूम रहा है और अपनी जगह पर ही स्थिर है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और ग्रह भी सूर्य के चक्कर। एक बात और आई, बताइए, पहले से बात सुनते जाइए, जब पूछे तो बताइए। ये बताइए कि ग्रह सूर्य के चक्कर किस दिशा में लगा रहे हैं? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूरब। ग्रहों का चक्कर होता है पूरब से पश्चिम और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी उल्टा घूमती है पश्चिम से पूरब और इसीलिए हमें ग्रह घूमते हुए दिखते हैं, ना कि पृथ्वी। पृथ्वी की उल्टी गति। एक्चुअल में पृथ्वी सूर्य नहीं, लेकिन हमें लगता है कि सूर्य पूरब में उदित हुआ और शाम को पश्चिम में चला गया, जबकि सूर्य अपनी जगह स्थिर था। पृथ्वी ने पूरब पश्चिम से पूरब की ओर राउंड किया और वो वहां पहुंच गई। इस प्रकार से हम ये देखते हैं। अब हमारे पास बच गई मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इनमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है और इसीलिए ये ग्रह हैं। इन पर आगे बात करेंगे कि ये किस प्रकार चलते हैं, इनका कलर कैसा है और ये किसके कितने नजदीक है और हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में इनका या सांसारिक जीवन में इनका क्या फायदा नुकसान है। अलका जी कुछ प्रेजेंटेशन लेके आई हैं जो हमारे स्टूडेंट्स की हैं, और अलका जी अब आपके उसमें है, आप बुलाइए स्टूडेंट्स को और प्रेजेंटेशन करवा दीजिए। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति की। आज सबसे पहले जय गणपति की मैम। जय गणपति की। सबसे पहले शैलजा चतुर्वेदी जी को बुलाती हूँ, वो अपना प्रेजेंटेशन दें। पहले और दूसरे भाव पे बोलना है उन्होंने, तो आइए शैलजा जी। जय गणपति की मैम। जय गणपति की गुरुजी। तो मुझे जो मिला है वो प्रथम और द्वितीय भाव मिला है। तो मैम स्क्रीन शेयर हो सकती है या कुंडली में बोल के बताऊं कैसे करना है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। तो मैं अलका जी के बारे में बता दूं। अलका जी हमारे चैप्टर में सीनियर फैकल्टी हैं और आईकास ग्वालियर की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। तो जितना भी हमारा एडमिशन संबंधी कार्य है वो अलका जी देखती हैं। तो आपके साथ एडमिशन संबंधित प्रोसेस में ज्वाइंट सेक्रेटरी अलका दमन जी से आप समय समय पर जुड़े रहिए और फलित आदि के विकास में भी आपको बड़ा हेल्प करेंगी। तो अलका दमन जी का इतना परिचय। जय गणपति। जय। शैलजा जी आप स्टार्ट करें। जी थैंक यू सर। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी या कुंडली बोलूंगी, कैसे करना है मैम? अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं तो करिए। मैं कर सकती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ ये शेयर है, कर लेती हूँ मैं।